आज अर्थात 27 अगस्त को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपीएससी ने हिंदी रिसर्च ऑफिसर की परीक्षा ली थी। इस परीक्षा के कुछ प्रश्नों के अर्थात इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के कुछ अंश के बारे में आज मैं आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। आशा है यह आगे के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, इसका सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र एवं प्रबंधन में हिंदी माध्यम में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? पहला विकल्प है भारतीय भाषा संस्थान, दूसरा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तीसरा है काशी हिंदी विश्वविद्यालय, चौथा है केंद्रीय हिंदी संस्थान। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया होगा, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं 2 से शुरू करता हूं। दूसरा वाला प्रश्न है, देखिए, ये राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में ज्ञान विज्ञान में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2015 और 16 में शुरू की गई थी। उसके पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान व्याकरण तुलनात्मक भारतीय साहित्य एवं साहित्य की विविध विधाओं की द्विभाषिक पत्रिका भाषा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए है केंद्रीय हिंदी संस्थान, विकल्प बी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, और विकल्प सी है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, और विकल्प डी है भारतीय भाषा संस्थान। देखिए, इसमें से केंद्रीय हिंदी निदेशालय सिर्फ यही इस पत्रिका का प्रकाशन करती है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का तो काम अनुवाद सिखाना है कार्मिकों को। इसके बाद आते हैं चौथे में, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला कहा जाता है कि इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को पीएसयूज कहा जाता है, मंत्रालय को मिनिस्ट्री और विभाग को डिपार्टमेंट। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि शामिल नहीं हैं। तीसरा विकल्प है, इस योजना के अंतर्गत हिंदी गृह पत्रिकाएं शामिल नहीं है। और इसका जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या 1 और 3? आप लोगों ने प्रश्न देख लिया होगा, उत्तर आपके समझ में आ रहा होगा कि इसमें प्रश्न संख्या कौन सा गलत है? बी, केवल 2। इसमें जैसे लिखा है ना, योजना के अंतर्गत बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि शामिल नहीं, ये गलत है। शामिल हैं, इसमें सभी शामिल हैं। इसके बाद आते हैं 5वें प्रश्न पर, और 5वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। उसके बाद है दूसरा, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के सांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। तीसरा विकल्प है, वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। अब इसमें से प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कहता है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं कर दिए तो गड़बड़ है। पहला केवल 1 और 2, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा कहता है केवल 1 और 3, और चौथा कहता है 1, 2, 3, तीनों सही है। कौन सा सही माना जाएगा? इसमें बी सही माना जाएगा, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, अनुवाद में सरलता और शब्दावली की एक रूपता, यह वाला प्रश्न है, सुनिश्चित करने तथा कार्मिकों में अनुवाद कौशल विकसित करने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद प्रशिक्षण कब प्रारंभ किया गया? बहुत आसान सा प्रश्न है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना के बाद वर्ष 1973 से इसमें अनुवाद प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इसके बाद 7वां प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इस समिति में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह बात सही है। इन गैर सरकारी सदस्यों में 2 संसद सदस्य लोकसभा के और 2
राज्यसभा के होते हैं, यह भी सही है। इस समिति में 3 प्रतिनिधि संसदीय राजभाषा समिति के होने चाहिए। यह विकल्प गलत है, 2 होते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर ध्यान दीजिए, सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है? तीसरा वाला विकल्प सही नहीं है, इसलिए यहां हम सी को मारेंगे। और इसके पहले 5 का मैंने शायद गलती से सी बता दिया था, 1973, ये गलत विकल्प बना दिया था। ये होगा 1975 से प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कहता है हिंदी शिक्षण योजना के अधीन सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कथन है? कथन है जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन कार्य करने, टिप्पणी लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है। पहला। दूसरा कहता है जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीय कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का कार्य करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो, उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है। और तीसरा विकल्प है जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी लेखन तथा पत्र व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ। अर्थात तीनों पाठ्यक्रमों के बारे में इसमें दे दिया गया है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 और केवल 2 और 3। इसका उत्तर होगा केवल 2 और 3। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कहता है हिंदी शिक्षण योजना के अधीन सेवाकालीन प्रबोध प्रशिक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो भाषा भाषी अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है या प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कहता है वे सभी अधिकारी कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर पर हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2, 3। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आप बताइए? सही उत्तर 1, 2, 3, मतलब तीनों प्रशिक्षण अनिवार्य है, चाहे काम करें या ना करें। इसके बाद आता है आपका अगला विकल्प। अगला विकल्प है प्रश्न संख्या 10। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत क्या कहता है? हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपिक का प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया? ये 10वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न का ये विकल्प सी है, 1960 से। आते हैं 11वें प्रश्न में। ये सब संविधान और हिंदी भाषा संबंधित है, कहीं भी आ सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं विनिर्दिष्ट हैं, एकदम सही बात है। दूसरा कहता है कि संविधान 96वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा पद उड़िया के स्थान पर ओडिया प्रतिस्थापित किया गया। 2 नंबर विकल्प ये क्या सही है या गलत है? इसके बाद आते हैं संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। अब 11वां प्रश्न का ये जो प्रश्न पत्र है ये कहता है कि कौन सा सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और 2 और 3। क्या जवाब होना चाहिए? इसका जवाब होना चाहिए सी। सी का अर्थ है केवल 3, अर्थात 71वां संशोधन, यहाँ 92 संशोधन दिखा रहा है, 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 12वां प्रश्न है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष 1966 तक 14 भाषाएं विनिर्दिष्ट थीं। संविधान कहता है 96 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया। तीसरा कहता है संविधान 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। प्रश्न कहा गया है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए आप बताइए? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें
प्रश्न संख्या डी होगा, अर्थात 2 और 3 इसमें गलत है। इसके साथ एक प्रश्न और ले लें। आज के सत्र का यह आखिरी प्रश्न है। इसमें लिखा गया प्रांतीय भाषाओं या भाषाओं के बदले में नहीं बल्कि उनके अलावा एक प्रांत से दूसरे प्रांत का संबंध जोड़ने के लिए सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता है और ऐसी भाषा तो एकमात्र हिंदी या हिंदुस्तानी ही हो सकती है। यह विचार किसने व्यक्त किया? सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? इसका सही विकल्प है महात्मा गांधी जी ने यह कहा था। इसके अलावा बाकी जितने प्रश्न हैं कड़ियों में 10-10 प्रश्नों की कड़ी में मैं इसका हल प्रस्तुत करता रहूंगा। जुड़े रहें हमारे साथ अगले प्रश्न के लिए।